वेलकम टू अजीत शर्मा क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिस्ट्री के चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्लास का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद क्या है। यह एकदम 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर क्या देखेंगे? ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक अथवा सामाजिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एकता लाती है। क्या लाती है? रहने वाले लोगों में क्या लाती है? एकता लाती है, उसे राष्ट्रवाद कहा जाता है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? तो जो किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में क्या लाता है? एकता लाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद का विकास 18वीं और 19वीं शताब्दी के यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था? तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में कहाँ पे हुआ था? तो यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांस की क्रांति में हुई थी। तो राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 फ्रांस की क्रांति में हुई थी। आशा करते हैं कि आप लोग को यह पॉइंट समझ में आ गया। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है कि राष्ट्रवाद यूरोप में पूर्ण जागरण के बाद हुआ था। राष्ट्रवाद का शुरुआत यूरोप में किस काल से हुआ था? तो पूर्ण जागरण के काल से। किस काल से हुआ था? पूर्ण जागरण के काल से। अगला देखते हैं, जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना विकास करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। ये राष्ट्रवाद का छोटा परिभाषा है। राष्ट्रवाद का अगर आप लोग को वो परिभाषा भी समझ में आ गया होगा तो बढ़िया। और अगर आप लोग ये भी लिखना चाहते तो ये भी राष्ट्रवाद परिभाषा लिख सकते हैं। अगले इसी में है कि और जिस व्यक्ति या भावना पनपता है उसी को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। यानी राष्ट्रवाद क्या कहेंगे? तो जो लगाव रखता, और जो लगाव जिस व्यक्ति रखता उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को राष्ट्रवाद प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा? सेकंड क्वेश्चन कह रहा कि पूर्ण जागरण क्या है? पूर्ण जागरण क्या है? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। फिर से जागना। पूर्ण जागरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो फिर से जागना होता है। 14वीं और 16वीं सदी के बीच यूरोप में जो सांस्कृतिक और धार्मिक प्रगति, आंदोलन तथा युद्ध हुए थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण कहते हैं। पूर्ण जागरण का अर्थ क्या होता है? तो फिर से जागना होता है। पूर्ण जागरण क्या अर्थ होता है? फिर से जागना। और 14वीं और 16वीं सदी के बीच यूरोप में सांस्कृतिक व धार्मिक आंदोलन तथा युद्ध से हुए पूर्ण जागरण कहा जाता है। युद्ध जो हुए थे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण जागरण कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को पूर्ण जागरण भी समझ में आ गया होगा। हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा? तीसरा प्रश्न कह रहा कि 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? जो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर देखते हैं। तो 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक कारणों को माना जाता है। 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या? तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासक कौन? लुई 16वां था। फ्रांस की क्रांति जब हो रहा था तो निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। किसके काल में? तो लुई 16वां के काल में क्या किसका बोलबाला था? तो भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और सभी प्रदेशों में आर्थिक स्थिति खराब थी, जबकि पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति कैसी थी? बहुत अच्छी थी। यानी जो पादरी और कुलीन वर्ग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे इसकी स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। तो पूछेगा 1789 ईस्वी की जो फ्रांस की क्रांति होता है उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। तो उस समय किसकी स्थिति अच्छी थी? तो पादरी और कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इसी क्रांति के मार्ग को वोल्टेयर, रूसो तथा मॉन्टेस्क्यू ने आगे बढ़ाया। आशा करते हैं कि आप लोग 1789 की फ्रांसीसी क्रांति भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस वीडियो को लास्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या थे? यानी जो 1789 जब ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उस समय कुछ काम किए गए थे। तो उसका काम
क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं इसका काम का चाहिए, सकारात्मक काम किए गए थे। तो पहला देखते हैं नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया। जब 1789 ईस्वी क्रांति हुआ था तो किसकी स्थापना किया गया था, नेशनल असेंबली की स्थापना किया गया था। दूसरा, नए संविधान बनाया गया। दूसरा क्या किया गया, तो नए संविधान बनाया गया। तीसरा, सभी को समान अधिकार दिया गया। सभी को क्या दिया गया, समान अधिकार, यानी पादरी और कुलीन का जो अच्छा अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त था, उन लोगों को भी हटा दिया गया। अगला देखते हैं, अगला वो क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी समानता व्यवस्था जो लागू था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब हम पाँचवा देखते हैं, पाँचवा क्या बोलता कि आंतरिक आयात और निर्यात कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था तो उसमें आयात और निर्यात कर जो लगाया जाता था उसको भी क्या हो गया, समाप्त कर दिया। छठा, नापतोल की सामान्य पद्धति को अपनाया गया। क्या किया गया, तो नापतोल के सामान्य पद्धति को अपनाया गया। सातवां, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। किसको, फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। आठवां, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया। क्या बनाया, अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।